हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे और ये 9th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू किए थे और इसका 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट देखेंगे। अगर आपके पास बुक है तो निकालिए 2.4, टॉपिक नंबर 2.4, उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। इसको हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में देख रहे हैं ताकि इसको पढ़ना आसान हो जाए, क्योंकि बुक से पढ़ना किसी किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ होता है और उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस तरीके से पॉइंट वाइज फॉर्मेट में इसको लिखा गया है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, आपको अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा इसमें शब्द लिया गया है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस उस समय 1905 के बारे में 1905 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था कि रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। मतलब उस समय वहाँ पर क्या था, एक निरंकुश राजशाही चल रहा था। देखिए 20वीं सदी तक क्या हो गया था, 20वीं सदी की शुरुआत तक सब यूरोप के जो बाकी शासक थे वहाँ पर जो शासक थे वह राष्ट्रीय संसद के अधीन आ गए थे। ठीक है, यानी कि कोई संविधान था जो उसको चलाता था, संसद था जो राजा को नियंत्रित करता था, उस पर अंकुश लगाता था। लेकिन रूस में ऐसा नहीं था, रूस इसके विपरीत चल रहा था। वहाँ पर अभी भी निरंकुश राजशाही चल रही थी। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। तो उदारवादी लोग जो थे वह तो इस तरह का जो निरंकुश शासक है उसके खिलाफ थे, तो बड़े पैमाने पर मुहिम चलाना शुरू किए थे। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। ठीक है, तो ये सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी इन क्रांतिकारियों को साथ लेकर ये जो उदारवादी लोग थे, इन लोगों ने संविधान बनाने के लिए, संविधान की रचना के लिए बहुत सारे काम किए किसानों और मजदूरों को लेकर। तो ये सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ये दोनों संगठन थे किसानों और मजदूरों का। तो इन सब के साथ मिलकर संविधान को बनाने का काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जातियों मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन मिला। अब देखिए रूसी साम्राज्य में जो पोलैंड के लोग थे और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जादियों यानी मुस्लिम लोग जो थे, उन सभी लोगों का भी समर्थन मिला। मतलब केवल किसान और मजदूर ही साथ में नहीं थे, बल्कि रूसी साम्राज्य के तहत और भी जो लोग थे, राष्ट्रवादी लोग, जो पोलैंड के एरिया वाला लोग था, इस्लाम के लोग, ये सब लोगों का समर्थन मिला। क्योंकि उसमें हम लोग देखे भी थे पिछले क्लास में कि वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो थे उनका वही मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में था रूस में, और बाकी सबको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, बाकी सब अल्पसंख्यक में थे। तो इन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर समर्थन किया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। मतलब क्या हुआ कि 1904 का जो साल था वो मज़दूरों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें थी जैसे कि पाव रोटी या इस तरह का जो वहाँ पर चलता है, तो उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब कि बढ़ावा हो रहा था, यानी कि कीमत बढ़ रहा था, और वास्तविक वेतन जो था 20% तक की गिरावट आ गई थी। मतलब जो वेतन था उसमें और गिरावट आ गया था और कीमत और ज़्यादा महंगा होता जा रहा, मतलब महंगाई बढ़ रही थी, वेतन कम हो रहा था। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी आई। अब जब बुरा समय आता है तो उस समय और क्या हुआ, लोग घबरा रहे थे, पैनिक कर रहे थे, और उसमें मजदूर संगठन की जो सदस्यता थी, मतलब मजदूर संगठन में जो मेंबरशिप था वह और ज़्यादा बढ़ने लगा। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स से निकाला गया,
निकाल दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया। उसी समय क्या हुआ, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को, मतलब कि एक जो कंपनी था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ठीक है, उसमें से रूसी श्रम, मतलब उस समय का जो एक संगठन था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ठीक है, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को, उसके 4 सदस्य, मतलब सारे लोग किसी ना किसी संगठन से तो जुड़ गए थे, उसी में से एक संगठन था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ठीक है, रूसी श्रमिक सभा। तो पुतिलोव आयरन वर्क्स नाम का एक कंपनी था, उसमें से 4 मजदूरों को निकाल दिया गया, ठीक है। और ये सारे जो 4 मजदूर थे वह रूसी श्रमिक सभा के मतलब कि सदस्य थे, ठीक है। तो उनको जब मजदूरों को निकाल दिया गया पुतिलोव आयरन वर्क्स से, तो उन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के लगभग 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग के लगभग 1,10,000 मजदूर क्या हुआ, काम के घंटे को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर और कार्य स्थिति में सुधार को लेकर इन सारी मांगों के साथ हड़ताल पर चले गए। तो अभी तक क्या हो रहा है कि देखिए, रूस में क्या है, निरंकुश राजशाही है। बाकी जगह पर यूरोप में क्या हुआ है कि सब जगह असेंबली बन चुका है, मतलब संसद के अधीन रहकर कार्य हो रहा है, राजा संसद के अधीन रहकर काम कर रहा है। इस पर क्या हुआ, रूस में ऐसा नहीं हो रहा था, तो उदारवादियों ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया गया। और रूस में बाकी सब जो राष्ट्रवादी थे, जो पोलैंड में रहते थे, इस्लाम के जो लोग थे, ये सब लोग मिलके समर्थन कर रहे थे। रूस में 1904 में क्या हुआ कि कीमत बढ़ने लगी सभी चीज़ों की, और मजदूरों का वेतन जो था वो 20% घट गया था। उसी समय मजदूर संगठन के सदस्य भी बढ़ रहे थे। और उस समय क्या हुआ, पुतिलोव आयरन वर्क से एक कंपनी थी जहाँ से 4 मजदूरों को निकाला गया, और ये सारे मजदूर, जो चारों मजदूर थे, वह असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के सदस्य थे। तो जब इन लोगों को निकाला गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग से 1,10,000 मजदूर जो थे वह हड़ताल पर चले गए, और उनकी मांग क्या थी, काम के घंटे 8 घंटे किया जाए, घटाकर वेतन वृद्धि किया जाए, कार्य स्थितियों में सुधार की जाए। इसी दौरान पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जार के महल के सामने पहुंचा। पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम दिया जाता है। 1905 में क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। तो देखिए क्या हो रहा था कि हड़तालें तो चल रही थी। इसी दौरान हड़ताल में क्या हुआ कि पादरी गैपोन के नेतृत्व में बहुत सारे मजदूर जो थे वह जुलूस लेकर कहाँ पहुँच गए, विंटर पैलेस पहुँच गए। विंटर पैलेस क्या है, जार का महल है, ठीक है, मतलब जार मतलब राजा का महल है, वहाँ पर वह जुलूस लेके पहुँच गए। उसके बाद उस जुलूस पे जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं हड़ताल या जुलूस लेके जाएंगे तो पुलिस और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो पुलिस कोकस ने मजदूरों को पर हमला बोल दिया। इसी में क्या हुआ, लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 मजदूर घायल हो गए। इसी घटना को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार कहा जाता है। ये रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता है। 1905 की क्रांति जो थी, जिसके बारे में अभी हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं इतना कुछ, वह इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, यह खूनी रविवार से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, ठीक है। यानी कि सब लोग हड़ताल पे उतर गया था, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, विद्यार्थी भी विरोध कर रहे थे। विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियर और अन्य मध्य वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी।
ठीक है। तो ये सब लोग जो थे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लोग संविधान की मांग कर रहे थे और मांग करते हुए एक संगठन बनाया जिसका नाम था यूनियन ऑफ यूनियंस, ठीक है। इसकी स्थापना कर दी। उसके बाद देखिए 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परमार्श परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन किया पर अपनी सहमति दे ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। तो जब इस तरह का हड़ताल हो रहा था, तो जैसे हम फ्रांस की क्रांति में देखे थे कि जब बहुत ज़्यादा हड़ताल होने लगा था, असेंबली बना लिया गया था और बहुत लोग कर रहे थे इस तरीके से कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक हम लोग असेंबली को भंग नहीं करेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि राजा मान गए थे, वहाँ के जो शासक थे वह भी मान गए थे कि ठीक है, हम संविधान बनाने की मंजूरी दे दी थी, असेंबली को मंजूरी दे दी, जो भी मतलब मांगा जा रहा था वो दे दिया गया था। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या किया गया कि जब इस तरह का क्रांति हो रहा था तो 1905 की क्रांति के दौरान क्या हुआ, जार ये इस बात पर मान गया कि ठीक है, एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद होगा। परामर्शदाता संसद मतलब ऐसा संसद जो हमको बताएगा कि हमको कैसे काम करना है, क्या करना है, मतलब एक कानून रहेगा, ठीक है। और उसका नाम क्या रहेगा, ड्यूमा। उसके गठन की सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूर की ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। तो क्रांति के समय कुछ दिन तक क्या रहा कि फैक्ट्री मजदूर की जो यूनियन था, ट्रेड यूनियन, फैक्ट्री कमेटियाँ, इस तरह का जो कमेटी यूनियन बनाया गया था, सब कुछ अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर यूनियनें और कमेटियाँ अनाधिकृत रूप से काम करने लगी, ठीक है। मतलब गैर कानूनी उसको घोषित कर दिया गया था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम संविधान बना लिए हैं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, या गैर कानूनी है, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई थी। तो उनको पता था कि मतलब सरकार मान जरूर गई थी कि ठीक है, ड्यूमा बना लो, संसद बना लो, लेकिन वह दिल से नहीं मानी थी, वह बस प्रेशर में आके मान ली थी कि ठीक है, सब लोग इस तरह से बोल रहे हैं, बहुत ख़राब हालत है विदेश का, तो हम मान जाते हैं। लेकिन वह पूरी तरीके से दिल से नहीं मानी थी। तो ये जो कमेटियाँ थी, ये सब शुरू में तो ठीक ठीक काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया और जितना भी राजनीतिक गतिविधि चल रहा था उन सब पर पाबंदी लगा दिया गया कि अब इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, ठीक है। तो जैसा कि हम कहें कि दिल से तो उसने माना नहीं था, तो वह पहला ड्यूमा, यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकसभा होता है, तो पहले लोकसभा को समझिए कि 75 दिन में समाप्त कर दिया और दूसरे लोकसभा को 3 महीने बाद बर्खास्त कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर ड्यूमा, संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो एक पहला था 75 दिन, दूसरा 3 महीने। वह किसी भी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर अंकुश नहीं चाहता था। तो वह तो ज़बरदस्ती माना ही था, वह तो चाहता ही नहीं था कि कोई हम पर अंकुश लगाए। तो वह किसी भी तरह का जवाबदेही या अपनी सत्ता पर जो अंकुश था, वह उस तरह का चीज़ नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भी भर डाला। उसके बाद क्या किया कि जो मतदान कानून होता है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ फेरबदल किया, कुछ कुछ इधर उधर करके, और ड्यूमा में ऐसे लोगों को, तीसरा बार जो ड्यूमा का मतलब कि वोट हुआ, तो निर्वाचन के दौरान कुछ फेरबदल करके ऐसे राजनेताओं को अपने मतलब कि ड्यूमा में भरा जो कि उसके टाइप का ही विचार रखते थे। रूढ़िवादी राजनेताओं को भरा, ठीक है। रूढ़िवादी लोग तो पुरानी चीज़ों को ही पकड़ के रखते हैं, उदारवादी और जो रेडिकल इस तरह के लोगों को नहीं भरा था, ठीक है। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया था, ठीक है। तो केवल रूढ़िवादी राजनेताओं को भरा, उदारवादी और क्रांतिकारी को बाहर रख दिया, क्योंकि उदारवादी और क्रांतिकारी जो है कानून में बदलाव चाहेंगे, ऐसी सरकार चाहेंगे जिस पर अंकुश हो, तो उसको तो ये सब चीज़ करना नहीं था, इसलिए रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उसके बाद अगला टॉपिक है 2.5, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया, एक खेमा में था। अब देखिए विश्व युद्ध में क्या हुआ था उसी बारे में बात कर रहा है। तो पहले विश्व युद्ध में 1914 से शुरू हुआ था। तो उसमें 2 खेमा था। पहला खेमा कौन सा था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था, या केंद्रीय शक्तियाँ इसको कहा जाता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। दूसरा खेमा था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इसलिए इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। तो यह दोनों जो पार्टी था,
दोनों खेमा का नाम याद रखिएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इसको केंद्रीय शक्ति कहते थे। और दूसरे तरफ कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। तो सभी देशों के पास, जैसे फ्रांस है तो फ्रांस के पास बहुत सारा उपनिवेश है, ठीक है। और ब्रिटेन के पास, जैसे ब्रिटेन के पास तो हाँ भारत ही था, और भी बहुत कुछ था। तो यह यूरोप के बाहर भी चला गया, ठीक है। मतलब बाकी देशों में वो इन लोगों का कब्जा तो था ही। तो यह केवल ऐसा नहीं हुआ कि केवल यूरोप की लड़ाई रही, यह पूरे विश्व की लड़ाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि शामिल भले ही हुआ था, मतलब उसमें मेन रोल यूरोप का ही था, लेकिन यूरोप के देश जो थे वह बाकी देशों को भी अपने में मिला के रखे हुए थे, कब्जा करके रखे थे, इसलिए इसको विश्व युद्ध कहा जाता है। सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, ठीक है। मतलब ब्रिटेन ने बहुत जगह कब्जा कर लिया, फ्रांस ने कब्जा कर लिया, तो इस तरीके से यह बहुत फैला हुआ साम्राज्य, मतलब उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत जगह फैला लिया है, हर एक कॉन्टिनेंट में फैला लिया है, इसलिए इसे विश्व युद्ध कहा गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत में रूसी जनता ने जार का समर्थन किया। तो रूसी जनता ने क्या किया? जार का समर्थन किया था। जब शुरू में युद्ध शुरू हुआ था तो रूसी जनता ने क्या किया? जार का समर्थन किया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चला, जार ने ड्यूमा की मुख्य पार्टियों से सलाह लेनी बंद कर दी। अब क्या हुआ? जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता गया तो राजा जो था वह ड्यूमा से अब कुछ बातचीत नहीं करता था, कोई सलाह नहीं लेता था। तो जाहिर सी बात है कि फिर जन समर्थन घटने लगेगा, इससे जार के प्रति जन समर्थन घटने लगा। आप किसी और से पूछ ही नहीं रहे हैं, किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि राजा को जो मन कर रहा है वो अपने तरीके से कर रहा है। ड्यूमा है अस्तित्व में, लेकिन फिर भी उससे पूछा नहीं जा रहा है, तो इससे क्या होगा? जन समर्थन घटने लगा, लोगों में जर्मन विरोधी भावना बढ़ती गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लोग जो थे वह जर्मन विरोधी उसमें भावना बढ़ने लगी। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रखा गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था, ठीक है। तो जर्मन के प्रति तो विरोध बढ़ रहा था, तो अब जर्मन के साथ ही लड़ाई हो रहा है तो विरोध की भावना तो रहेगी। तो उसने क्या किया? चीज़ों का नाम बदलने लगे। सेंट पीटर्सबर्ग से नाम क्या कर दिए? पेट्रोग्राद कर दिए, ठीक है। तो क्योंकि वह सेंट पीटर्सबर्ग जो था यह जर्मन नाम था, इसलिए उसका नाम बदल के क्या किया? पेट्रोग्राद कर दिए। जार की पत्नी जो थी वह जरीना अलेक्जेंड्रा थी, जो जर्मन मूल का होना और उसके घटिया सलाहकार विशेषकर रासपुतिन जैसे सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। तो देखिए बात क्या हो रहा है कि जर्मनी के साथ लड़ाई हो रहा है। एक तरफ आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है? जर्मनी के साथ है, यहाँ रसिया है, ठीक है। तो यहाँ जर्मनी के साथ लड़ाई हो रहा है और यहाँ पर देखिए रसिया है, जर्मनी है, दोनों विरोधी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह क्या कर रहे हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि जार की जो पत्नी, यानी रसिया में जो जार है, राजा है, उसकी जो पत्नी है जरीना, मतलब रानी को वो लोग जरीना कह रहे हैं, ठीक है। आप राजा रानी समझ लीजिए। राजा की जो पत्नी है रानी, वह रानी का नाम है अलेक्जेंड्रा, वह जर्मनी मूल की ही है। तो जर्मनी मूल की ही है तो वह तो इसके खिलाफ ज़्यादा रहेगी नहीं, जर्मनी के खिलाफ। और उसका जो सलाहकार है, एक घटिया सलाहकार जिसको कहा गया है रासपुतिन, ठीक है। जैसे सन्यासी ने अब उन लोगों को लग रहा है पूरे रूस को कि वो जो जरीना है, यानी कि जो रानी है और उसका जो सलाहकार है, दोनों जर्मनी का ही है, तो वह लोग के प्रति जो और ज़्यादा गुस्सा भड़कने लगा, ठीक है। इसलिए राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया कि उसके विरुद्ध ही हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और वो उसी की पत्नी है, मतलब कि जर्मनी की ही रहने वाली है, राजा की पत्नी, ठीक है। तो इसलिए राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे की लड़ाई, ठीक है। पूर्वी मोर्चे की लड़ाई का क्या मतलब है? पूर्व किधर है? ये रसिया है, तो यहाँ पूर्वी मोर्चे इधर की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो पश्चिम होगा, इधर की बात कर रहा है। पूर्वी मोर्चे की लड़ाई क्या थी? पश्चिमी मोर्चे की खाइयों वाली लड़ाई से भिन्न थी, यानी पूर्व में एक विभिन्न तरह का क्लाइमेट है, सब कुछ अलग टाइप का एनवायरनमेंट है, तो वहाँ अलग तरह का लड़ाई हो रहा है। पश्चिम में अलग तरह का लड़ाई हो रहा है। पश्चिम में क्या हो रहा है? खाइयों वाली लड़ाई हो रही है, खाई बना के, ठीक है।
पश्चिम में लड़ाइयाँ खाइयों से होती थी, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेनाएं ज़्यादा दूरी तक आगे बढ़ी थी। ठीक है, पश्चिम में क्या हो रहा है कि खाई बना के और उसके अंदर लोग रह रहे हैं सिपाही, और बीच बीच में निकल के उसके बाद जिनको मारना है वो मार रहे हैं, उस तरीके से लड़ाई हो रही है। ठीक है, जबकि पूर्वी मोर्चे पर क्या थी कि सेनाएं ज़्यादा दूरी तक आगे बढ़ी थी, मतलब पूर्वी मोर्चे पर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, पश्चिमी मोर्चे पर वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी, खाइयों के अंदर घुस घुस के और उसके बाद मार रहे थे। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मारे गए और सेना की हार ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। अब देखिए पूर्वी मोर्चे पर क्या हुआ कि बहुत आगे तक बढ़ चुके थे, इधर बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ चुके थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे सेना मारे गए। इससे क्या हुआ कि सेना की जो हार हुई उससे रूसियों का मनोबल टूट गया। जब जीत रहे होते हैं तो वो चलो ठीक है, और लड़ाई हो, मज़ा आ रहा है, ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है कि ठीक है कम से कम जीत रहे हैं, लेकिन जब हार रहे थे तो उनका मनोबल टूटने लगा। 1914 से 1916 के बीच रूस को जर्मनी और ऑस्ट्रिया से भारी पराजय मिली। तो मतलब रूस को क्या था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से वो लड़ाई कर रहा था तो उससे भारी पराजय मिली, वह मतलब हारता गया हर जगह। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। 1917 तक क्या हुआ, 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। इतने लोग जब मारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का मनोबल घट जाएगा। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने फसलें और इमारतें नष्ट कर दी ताकि दुश्मन टिक ना सके। अब जब वो लोग क्या हुआ कि जब वो हार रहे थे, मान लीजिए इधर से हार भी रहे और इधर से भी लोग हार रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, जब वो पीछे हट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि फसल, इमारतें, इस तरह की चीज़ों को नष्ट कर दे रहे हैं। क्यों नष्ट कर रहे हैं, ताकि जो जर्मनी की सेना आए वह उनको फसल, इमारत, रहने के लिए, खाने के लिए कुछ ना मिले, तो दुश्मन टिक ना सके, इसके लिए वो फसलें ख़त्म कर दे रहे हैं, दुश्मनों को टिकने नहीं देना चाहते। तो इससे 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनका तो फसल नष्ट हो गया, तो उनको क्या करना पड़ा, दूसरे देश जाकर शरण लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर तो खाने के लिए, पीने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो वह दूसरे जगह जाकर शरणार्थी बन गए। इन हालतों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। अब जब देश में कुछ भी उथल पुथल होता है तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की, राजा की, तो उनको और अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही थक चुके थे और अब लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, वह हार गए थे और हारने से वह बहुत ज़्यादा मनोबल भी उनका गिर गया था और अब वह थक गए थे, बहुत ज़्यादा लड़ चुके थे इतने समय से, तो उनका वह क्या हुआ, अब वह लड़ना नहीं चाहते थे। आगे देखते हैं, युद्ध का असर उद्योगों पर भी पड़ा। रूस में पहले ही उद्योग बहुत कम थे, अब बाहर से सामान मिलना भी बंद हो गया था, क्योंकि बाल्टिक समुद्र के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। अब देखिए उद्योग जो है वह बाहर के सामान से चलता था, मतलब कि बाहर का बहुत सारा सामान मंगवाना पड़ता था, तो वहाँ से उद्योग चलते थे। लेकिन अब बाहर से सामान मिलना बंद हो गया, क्योंकि जो बाल्टिक सागर है, आपको अगर पता हो, जैसे मान लीजिए कि ये रूस है, तो यहाँ पर एक बाल्टिक सागर है, ठीक है, बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और यहाँ पर बाल्टिक सागर है जहाँ से सारा सामान आता है। तो जर्मनी जो है उस पर कब्जा करके बैठ गया था। ठीक है, तो जब बाल्टिक सागर के रास्ते पे जर्मनी कब्जा करके बैठ गया तो बाहर से सामान आना बंद हो गया, तो उद्योग भी कम हो गए, मतलब उद्योग भी ठप पड़ गया। यूरोप के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण जल्दी बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले पुरुष युद्ध में भेजे जा रहे थे। अब जितना भी अच्छे सेहत वाले जो तगड़े पुरुष थे उनको तो युद्ध में भेजा जा रहा था। मजदूरों की भारी कमी होने लगी। अब मजदूरी कौन करता है, जो सेहतमंद होता है, तो सेहतमंद लोगों को तो युद्ध में भेजा जा रहा था, तो मजदूरों की भारी कमी होगी। छोटी छोटी वर्कशॉप जो थी वो भी बंद होने लगी। आगे देखिए क्या हुआ, ज़्यादातर अनाज सैनिकों के मोर्चे पर भेजे जाने लगे। ज़्यादातर जो अनाज उत्पादन हो रहा था उसको कहाँ भेजा जा रहा था, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, सैनिकों के पास ज़्यादा ज़रूरत है। शहरों में रोटी और आटे की किल्लत हो गई। इस चक्कर में 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर दंगे होने लगे, क्योंकि रोटी मिल नहीं रहा था, अनाज भेजा जा रहा था जो लोग लड़ाई कर रहे हैं सैनिकों के पास। तो इस तरीके से सब कुछ ऐसा हो रहा था कि लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया था जार पर, और उनकी जो रानी थी जरीना, उन दोनों पर गुस्सा आना शुरू हो गया था, और वह इस लड़ाई से अब पीछे हटना चाहते थे, क्योंकि उनका खुद का ही हालत ख़राब हो रहा था। न खाना पीना है ढंग से, ना उत्पादन हो रहा है कुछ, ना ही सारे कारखाने बंद हो रहे हैं, अनाज मतलब कि भूखमरी चल रही है, बेरोजगारी है, सब कुछ ख़राब होता जा रहा है। तो वह कितना दिन तक टिके रहेंगे, तो वह पीछे हटने लगे थे।
तो चलते हैं, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, तो अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 2.4 से हम लोग शुरू किए थे उथल पुथल का समय और 1905 की क्रांति के बारे में। तो उस समय 1905 की क्रांति क्यों हुई, इस बारे में देखे थे हम लोग। रूस में एक निरंकुश राजशाही उस समय चल रहा था। बाकी यूरोप के जो देश थे उसमें राष्ट्रीय संसद यानी संसद के अधीन राजा हो गए थे, ठीक है। तो इस बात से कि यहाँ पर अभी भी निरंकुश राजशाही है, उदारवादी जो थे इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही थी। इसमें क्या हुआ, 1905 की क्रांति के दौरान संविधान की रचना करने के लिए लोग एकजुट होने लगे। सोशल डेमोक्रेट समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसान मजदूर सब काम कर रहे थे कि संविधान की रचना की जाएगी। रूसी साम्राज्य के तहत जो राष्ट्रवादी थे यानी पोलैंड में जो रहते थे और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जो थे सभी लोग समर्थन दे रहे थे। रूसी मज़दूरों के लिए 1904 का साल बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी और उनका वेतन 20% तक गिरावट आ गई थी। उसी समय मज़दूर संगठन जो थे, मज़दूर संगठनों की सदस्यता बढ़ने लगी, मतलब मज़दूर संगठन में लोग ज़्यादा मेंबरशिप लेने लग गए। और 1904 में एक घटना हुआ कि पुतिलोव आयरन वर्क्स जो कंपनी था उसमें से 4 मज़दूरों को निकाल दिया गया, ठीक है। और ये सारे लोग जो थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के मेंबर थे, ठीक है। तो सब लोगों ने क्या मिलके किया कि आंदोलन कर दिया। और बाकी कुछ ही दिन बाद सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 मजदूर जो थे वह काम के घंटे घटाने के लिए, वेतन में वृद्धि के लिए, कार्यस्थिति में सुधार के लिए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान पादरी गेपोन ने क्या किया, उसके नेतृत्व में, पादरी गेपोन के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जुलूस लेकर विंटर पैलेस यानी जार का जो महल है, राजा का महल जो था, उधर चले गए। और वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि जब जुलूस लेके वहाँ पहुँचे तो पुलिस और बाकी सब लोग जो थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और हमला में क्या हुआ, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। और इसी घटना के बाद 1905 की क्रांति शुरू हो गई। सारे देश में हड़ताल होने लगा था। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव के चलते लोग विरोध कर रहे थे। विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे थे। विश्वविद्यालय बंद हो गया। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब मिलके संविधान सभा का गठन की मांग कर रहे थे और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी इसी चक्कर में, ठीक है। मतलब इन सब मांग को रखने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था यूनियन ऑफ यूनियंस। 1905 की क्रांति के दौरान क्या हुआ कि सरकार मान गई, ठीक है। जो राजा थी वह मान गई कि ठीक है संसद होगा, ड्यूमा का गठन की सहमति दे दी। क्रांति के समय में क्या हुआ, कुछ दिन तक तो फैक्ट्री मजदूर का जो ट्रेड यूनियन था, उसका तो फैक्ट्री कमेटी था, ये सब जितना भी यूनियन और जितना भी संगठन था वह सब अस्तित्व में रहे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये सब यूनियन और कमेटी जो था सबको ख़त्म कर दिया गया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और राजनीतिक गतिविधि जितना भी हो रहा था, जितना भी हड़ताल या किसी भी तरह का आवाज़ जो उठ रहा था, सब पर पाबंदी लगा दी। जार ने क्या किया, पहला जो ड्यूमा था उसको 75 दिन के भीतर ख़त्म कर दिया और दूसरा ड्यूमा जो था उसको 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी भी तरीके का जवाबदेही नहीं देना चाहता था, ना ही सत्ता पर अंकुश चाहता था। उसने मतदान का जो कानून, मतलब मतदान कानून जो था उसमें फेरबदल करके तीसरा जो ड्यूमा बना, पहले दूसरे के बाद जो तीसरा ड्यूमा बना, उसमें केवल अपने टाइप के लोगों को यानी रूढ़िवादी राजनेताओं को शामिल किया। बाकी उदारवादी और क्रांतिकारी जो लोग थोड़ा सा चेंज लाना चाहते थे उन लोगों को बाहर रख दिया। अगला टॉपिक देखते हैं, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो किसके बीच हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की एक तरफ थे जिसको केंद्रीय शक्ति कहते थे, और दूसरा खेमा था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हुए थे। याद रखिएगा इसको। सभी देश के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसे युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो रूस की जो जनता थी वह जार का समर्थन यानी राजा का समर्थन कर रही थी। लेकिन युद्ध जब लंबा चलने लगा और जार ने क्या किया, ड्यूमा यानी कि जो संसद था उस वहाँ के लोगों से सलाह लेना बंद कर दी, जिससे जन समर्थन घटने लगा। जर्मनी लोगों में मतलब रूस की जो जनता थी उनका जर्मनी के
प्रति बहुत ही विरोधी भावना था और इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद कर दिया। ठीक है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था जर्मन नाम था। उसके बाद वह जरीना के खिलाफ भी थे, क्योंकि जरीना जो थी, जरीना अलेक्जेंड्रा, वह जर्मनी मूल की थी और उनका जो एक सलाहकार था रासपुतिन, ठीक है, वह भी जर्मनी का ही था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी मोर्चे की लड़ाई थी वह पश्चिमी मोर्चे से अलग थी। पश्चिमी मोर्चे में लोग खाई बना के लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे में क्या हो रहा था कि सेना बहुत आगे तक चली गई थी और इससे वहाँ पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और रूसी सेना जो थी वह हारने लगी थी और उनका मनोबल टूटने लगा था। 1914 से 16 के बीच रूस को जर्मनी और ऑस्ट्रिया से भारी पराजय मिली। ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रिया ने रूस को बहुत भयंकर हराया और 70 लाख लोग 1917 तक मारे जा चुके थे। पीछे इससे क्या हुआ कि अब जो रूस की जनता जो थी वह पीछे हटने लगी और पीछे हटते टाइम क्या हुआ कि बहुत सारी फसलें और इमारतों को नष्ट कर दिया, ताकि जो जर्मनी की सेना जो आ रही है उनको खाने पीने के लिए ना मिले, रहने के लिए ना मिले, तो वह दुश्मन टिक नहीं सकेंगे। इससे अब फसल और इमारत जो नष्ट कर दिए तो वहाँ जो लोग रह रहे थे और जिनका फसल था वो क्या करेंगे, वो दूसरे देश चले गए। तो ज़्यादातर लोग क्या हुआ, शरणार्थी बन गए। इन हालतों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही थक चुके थे और अब लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध का असर उद्योगों पर भी पड़ा। रूस में पहले ही उद्योग बहुत कम थे और अब बाहर से भी सामान मिलना बंद हो गया था, क्योंकि बाल्टिक जो समुद्र था वहाँ के रास्ते पर जर्मनी कब्जा कर लिया था। यूरोप के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण जो थे वह जल्दी बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइन टूट रही थी। जो अच्छी सेहत वाले जो पुरुष थे उनको कहाँ भेज दिया गया था, लड़ाई करने भेज दिया था। मजदूरों का कमी होने लगा। इस चक्कर में छोटी छोटी वर्कशॉप जो थी वह बंद होने लगी। ज़्यादातर अनाज जो था वह काम मोर्चे पर, यानी कि लड़ाई जहाँ कर रहे थे लोग वहाँ भेजा जा रहा था। शहरों में रोटी और आटे की किल्लत हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर दंगे होने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, दंगा उंगा हो रहा था। और अब हम लोग इसके आगे का जो है अगले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। और अगर आप पिछला वाला नहीं पढ़े हैं तो वो सब भी जाकर देख लीजिए। बिना उसको देखे ये सब समझ में नहीं आएगा। काफ़ी मतलब कि देखिए, विश्व इतिहास जो है ना वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, इसलिए इसको एक एक क्रम वाइज देखते रहिए। अगर आप 9 क्लास का शुरू कर रहे हैं तो पूरा 9 क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देखना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।